हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रागैतिहासिक काल को पढ़ने वाले हैं। कल की वीडियो में हमने जो है इतिहास को शुरू किया था। एंशिएंट हिस्ट्री कल से हमने स्टार्ट की है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी देख लीजिए। उस वीडियो में हमने पढ़ा कि हमारे देश का नामकरण किस तरह से हुआ और इतिहास को समझने के लिए कौन कौन से सोर्स हैं, कौन कौन से स्रोत हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में उस वीडियो में हमने डिटेल में चर्चा की है। तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर उस वीडियो को पहले देख लीजिए। तो आज इस वीडियो में हम शुरू करते हैं प्रागैतिहासिक काल को। तो सबसे पहले जानेंगे इतिहास के जनक कौन है। तो इतिहास के जनक जो हैं वो हैं हेरोडोटस। ठीक है, हेरोडोटस। ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो हेरोडोटस। और उसके बाद जो है इतिहास की अगर परिभाषा देखें तो इतिहास की परिभाषा है अतीत में घटित घटनाओं के विवरण को इतिहास कहते हैं। ठीक है, लेखन के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम प्रागैतिहासिक काल पढ़ने वाले हैं। तो आइए पहले प्रागैतिहासिक काल की परिभाषा देखते हैं। जिस काल के अंतर्गत हमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिले उसे जो है प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, जैसे कि हो गया हमारा पाषाण काल। पाषाण काल में हमें कहीं भी कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक है, मानव तब लिखना नहीं जानता था, तो हमें प्रागैतिहासिक काल मतलब पाषाण काल में कोई भी लिखित साक्ष्य कहीं पर नहीं मिला है। इसके बाद आता है हमारा आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य तो मिले लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, वहाँ पे मानव ने लिखना प्रारंभ कर दिया था, उन्होंने लिखा था लेकिन उसे हम पढ़ नहीं पाए। मतलब लिखित साक्ष्य मिला लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका, वो अपठनीय थे। जैसे कि हमारा होगा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जो है आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है, जिसमें लिखित साक्ष्य तो मिले लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। उसके बाद आता है हमारा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिले और उन्हें पढ़ा भी जा सका, तो इसका आरंभ होता है वैदिक काल से। ठीक है, जिसमें लिखित साक्ष्य मिले और उन्हें पढ़ा भी जा सका, तो उसे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है। वैदिक काल से इसका आरंभ होता है। वैदिक काल से लेकर आधुनिक काल तक पूरा ऐतिहासिक काल ही चलता है। ठीक है, तो एक बार रिवाइज करते हैं फटाफट, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लेखन के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। एक प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल जिसके अंतर्गत कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला, जैसे कि पाषाण काल, उसे प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया। उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल जिसमें लिखित साक्ष्य तो मिले लेकिन पढ़ा नहीं जा सका, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद ऐतिहासिक काल जिसमें लिखित साक्ष्य भी मिले और उन्हें पढ़ा भी जा सका, तो उन्हें जो है ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है। ऐतिहासिक काल का प्रारंभ होता है वैदिक काल से लेकर आधुनिक तक। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञानी मानव होमो सेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। ठीक है, भारत का प्राचीनतम मानवाभ का भी जो है श्वेतगिवन वो असम में सबसे पहले मिला। भारत में मनुष्य का प्रथम प्रमाण नर्मदा नदी की घाटी पर मिलता है। रॉबर्ट ब्रूस फुट ये जो है पाषाण काल की खोज करता है। इन्होंने 1863 ईस्वी में पाषाण काल की खोज की थी। 1863 ईस्वी में, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन्होंने 1863 ईस्वी में पाषाण काल की खोज की। पूरा भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज करे हैं 1863 ईस्वी में। पूरा पाषाणकालीन औजार जो कि पत्थर से बनाए जाते थे। ठीक है, इसके बाद प्रथम पूरा पाषाण कलाकृति जो है वो तमिलनाडु की पल्लवरम में मिली है। भारत का जो सबसे प्राचीनतम नगर है, भारत में सबसे प्राचीन जो नगर है वो है मोहनजोदड़ो, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है, ये सबसे प्राचीन नगर है भारत का। आगे बढ़ते हैं। भारत में पुरातत्व के जो पिता माने जाते हैं, भारतीय पुरातत्व के जो पिता हैं वो है सर अलेक्जेंडर कनिंघम। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहा जाता है, तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं प्रागैतिहासिक काल। यहाँ से पाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल में बहुत तरह के परिवर्तन हुए, जिसके कारण पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नवपाषाण काल। तो चलिए सबसे पहले पूरा पाषाण काल देखते हैं। पूरा पाषाण काल की जो काल अवधि है वो 20 लाख से जो है 12,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। ये कहीं भी फिक्स नहीं लिखा है कि 20 लाख ही थी, इससे कम या ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन ये फैक्ट मैंने NCERT से लिया है। ठीक है,
तो इसकी जो काल अवधि थी वो 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक थी। इसमें जो मानव था वो आखेटक संग्राहक था। मानव शिकार की तलाश में इधर उधर भटकता रहता था। वो खाना बदोश था, ऐसा नहीं कि वो किसी एक जगह स्थिर रह के रहता था। वो शिकार की तलाश में इधर उधर भटकता रहता था। जहाँ उसे शिकार मिलता था वहीं मार करके उसके मांस को खाता था और फिर आगे शिकार के लिए निकल जाया करता था। इस काल की सबसे बड़ी उपलब्धि जो थी वो आग का आविष्कार हुआ था इस युग में। ये इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी, ठीक है। एंड इस समय के मानव को ही आदि मानव कहा जाता था। इसमें मानव ने जो औजार बनाए वो बहुत ही बड़े बड़े होते थे। पत्थर के औजार बनाए वो बहुत ही बड़े बड़े होते थे और वे बहुत ही बेडोल होते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर आता हमारा जो है मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल की जो अवधि थी वो 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व थी, ठीक है। ये फैक्ट भी इम्पॉर्टेंट है। 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक इसकी काल अवधि थी। इसमें कुछ खास परिवर्तन नहीं हुए। इसमें जो है प्रकृति में बहुत सारे परिवर्तन हुए। इसमें जो है मध्य पाषाण काल में बहुत सारी छोटी छोटी वनस्पतियाँ उगी और उन्हें खाने वाले छोटे छोटे जीव भी पैदा हुए। एंड इस काल में पशुपालन भी मनुष्य ने शुरू कर दिया था, लेकिन ये जो है जाकर नवपाषाण काल में स्थायी हुआ, इसलिए पशुपालन जो है नवपाषाण काल में माना जाता है। लेकिन मानव ने शुरू मध्य पाषाण काल में ही कर दिया था। एंड इसके साथ साथ मध्य पाषाण काल में मानव के जो औजार थे वो छोटे हो गए थे और नुकीले हो गए थे, ठीक है। पूरा पाषाण काल में मानव के जो औजार थे वो काफ़ी बड़े थे और बेडोल थे, और मध्य पाषाण काल में मानव के जो औजार थे वो छोटे और नुकीले हो गए थे, जिन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता था। और इसी कारण मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ काल भी कहा जाने लगा था। उसके बाद चलते हैं नवपाषाण काल की ओर। तो नवपाषाण काल की सबसे बड़ी जो उपलब्धि थी वो थी पहिए का आविष्कार। उसके बाद कृषि का आविष्कार। नवपाषाण काल में मानव ने कृषि करना शुरू कर दिया और उसके बाद मानव स्थायी रूप से निवास करने लगा, क्योंकि जब मानव ने कृषि करना शुरू कर दिया तो इधर उधर तो भटक नहीं सकता था, क्योंकि फसल उगाने में जो है 2-3 महीने लगते थे एक बार। तो इधर उधर मानव ने भटकना बंद कर दिया, वो स्थायी निवास करने लगा। जबकि पूरा पाषाण काल में मानव स्थायी निवास नहीं करता था, इधर उधर भटकता रहता था, खाना बदोश था। एंड नवपाषाण काल में ही मानव ने पशुपालन भी शुरू कर दिया। मानव का सबसे पहला जो पालतू जानवर था वो कुत्ता बना। पशुपालन मध्य पाषाण काल से ही शुरू हो गया था, लेकिन नवपाषाण काल से ये बिल्कुल स्थायी हो गया कि मानव ने पशुपालन शुरू कर दिया। तो जो है इससे नवपाषाण काल में इसको माना जाता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जब से मानव ने जो है कृषि करना शुरू कर दिया तभी से नवपाषाण काल की खोज मानी जाती है। एंड इसमें जो है सबसे पहला जो पालतू जानवर था वो कुत्ता था। कुत्ता कुछ इस तरह से पालतू हो गया क्योंकि जब ये लोग जो अपने लिए खाना इकट्ठा करते थे, मांस वगैरह जो ये लोग खा लेते थे, उसके बाद जो बच जाता था वो लोग रख देते थे। तो कुत्ते जो देखते थे वो आके उसको खा लेते थे। तो ऐसे से कुत्तों को पता चल गया कि मुझे मनुष्य के पीछे रहना है जहाँ मुझे खाने के लिए भोजन मिलेगा। तो कुत्ते मनुष्य के पीछे रहने लगे, और क्योंकि कुत्ते की नाक बहुत तेज थी तो शिकार करने में आसानी होती थी। तो इससे मनुष्यों ने भी कुत्ते को यूज़ करना शुरू कर दिया। जो कुत्ते थे वो शिकार करने में सहायता करते थे मनुष्य की, एंड रात भर कुत्ते जो है रखवाली करते थे। और तब मानव भी उन्हें जो है भोजन देता था, खुद भी खाते थे और कुत्तों को भी खिलाते थे। इस तरह से कुत्ता जो है पालतू जानवर बन गया। आगे बढ़ते हैं। एंड यहाँ पे एक चीज़ छूट गई। जो नवपाषाण की जो काल अवधि है वो 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 3,000 ईसा पूर्व तक है, ठीक है। जो नवपाषाण की काल अवधि है वो 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक हो, ठीक है। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नवपाषाण काल के आखिरी में जो है ताम्रपाषाण काल युग की शुरुआत होती है, ठीक है। इसके आखिरी समय में, नवपाषाण के आखिरी समय में ताम्रपाषाण युग की शुरुआत होती है। मानव ने सबसे पहला जो धातु बनाया था, मानव ने जो सबसे पहले धातु जो खोजा था वो तांबा था, ठीक है। एंड सबसे पहले मानव ने जो धातु के औजार बनाए वो कुल्हाड़ी थी, प्रथम औजार था। इसका साक्ष्य में तमिलनाडु के अतिपक्कम में मिलता है। एंड मानव ने जो सबसे पहले फसल उगाए वो गेहूं और जौ थे, जिसका साक्ष्य में मेहरगढ़ के पश्चिमी बलूचिस्तान से मिलता है। इसके अलावा जो मानव अन्य फसलें उगाता था उनमें था चावल, जिसका हमें साक्ष्य उत्तर प्रदेश के कोल्डी हवा नामक स्थान से मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनसे हम जो है वहाँ की संस्कृतियों के बारे में जान सकते हैं। हड़प्पा स्थल के कहाँ किस तरह के बर्तन प्रयोग किए जाते थे। तो जो है जो मालवा संस्कृति थी वहाँ काले और लाल रंग के बर्तन को प्रयोग किया जाता था। जो बुर्ज होम था वहाँ धूसर, और जो जोखे थे वहाँ लाल,
दक्षिण नवपाषाण काल में चमकीला धूसर, पूर्वी नवपाषाण काल में भूरा लाल, जोरवे संस्कृति में ताम्रपाषाण संस्कृति थी, इनाम गांव नमक बस्ती थी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको नॉर्मली देख लीजिए, ज़्यादा पूछे नहीं जाते ये प्रश्न। एंड एक नोट दिया गया है, भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी हेजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। ठीक है। एंड इसके अलावा जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और हैं। तो चलिए इस चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि परीक्षा में पूछी आती हैं उनको एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है। तो मानव द्वारा सबसे पहला पालतू जानवर जो था वो कुत्ता था। ठीक है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। इसके अलावा मानव द्वारा सबसे पहले प्रयोग की गई या खोजी गई जो धातु थी वो तांबा थी। ठीक है। एंड सबसे पहले मानव ने जो है जो फसल जो उगाई या जिस चीज़ की खेती की वो था जौ और गेहूँ। ठीक है, ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। मानव ने सबसे पहले जो है जिस फसल को उगाया वो जौ और गेहूँ था। ठीक है। इसके अलावा कुछ चीज़ें और इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि हो गया मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान में है। मनुष्य ने सबसे पहली खेती अपनी मेहरगढ़ में की थी, मेहरगढ़ के बलूचिस्तान में। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है। मानव ने सबसे पहली खेती जो है वो मेहरगढ़ के बलूचिस्तान में की थी। एंड दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ है बुर्ज होम जो कि कश्मीर में है। ठीक है, बुर्ज होम, यहाँ पर मनुष्य जमीन के अंदर गड्ढा बनाकर रहता था जिसे गर्त आवास कहते थे। यहाँ पर मनुष्य के साथ कुत्तों को भी दफनाए जाने का प्रमाण मिलता है। मतलब बुर्ज होम जो कि कश्मीर में है, यहाँ पर मनुष्य जो था वो जमीन के अंदर गड्ढा बनाता था जिसको गर्त आवास कहते थे, उसके अंदर रहता था। यहाँ पर मनुष्य के साथ कुत्तों को भी दफनाए जाने का प्रमाण मिलता है। फिर आता है उत्तर प्रदेश में कोल्डी हवा, फिर आता है कोल्डी हवा जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले चावल के प्रमाण मिले हैं। ये प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ मिले, तो उत्तर प्रदेश की कोल्डी हवा में। ठीक है। इसके बाद एक फैक्ट और इम्पॉर्टेंट है, भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है, भीमबेटका की गुफाओं में मनुष्य द्वारा बनाए गए सबसे पहले शैल चित्रों का प्रमाण मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो कि इस चैप्टर से थे, परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को यहीं पे एंड करते हैं। कल मिलेंगे हम आद्य ऐतिहासिक काल मतलब सिंधु सभ्यता के साथ। ठीक है, अगर अभी तक आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो इन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। एंड हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन है, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें। इस लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में सिंधु सभ्यता के साथ। ठीक है, बाय बाय एंड टेक केयर।